I hope you are doing good, my dear friends. मैं हूं प्रशांत माववानी. I welcome all of you to Financial News by Curiously Education. आज 9 फरवरी 2023 है. आज की सबसे इम्पोर्टेंट खबर तो यही है कि रिजर्व बैंक की MPC यानी कि मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया है. अब जो लेटेस्ट रेपो रेट है ये है 6.5% और ये जो लेटेस्ट मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है इसमें कितना रेपो रेट इंक्रीज किया है तो ये है 0.25%. रेगुलर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि आज से लगभग 3-4 दिन पहले ही हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी और कहा था कि जो बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर हैं उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट करवाया था और इस सर्वे में बहुत सारी बैंक्स ने यह कहा था कि आने वाली जो MPC की मीटिंग होगी इसमें 0.25% या फिर 25 बेसिस पॉइंट से 25 BPS यानी कि बेसिस पॉइंट से रेपो रेट जो है उसको इंक्रीज किया जाएगा. तो पहले रेपो रेट जो है वो 6.25% था, लेकिन अब इसमें 0.25% ऐड हो गया तो इट इज 6.50%. अब प्रश्न ये उठता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की MPC ने रेपो रेट को इंक्रीज क्यों किया. बहुत ही सिंपल जवाब है, इन्फ्लेशन, राइट, यानी कि ओवरऑल जो महंगाई है इसको कंट्रोल में लाने के लिए ही रेपो रेट को इंक्रीज किया जा रहा है. MPC के टोटल 6 मेंबर्स होते हैं. ये 6 मेंबर्स में से दोस्तों 3 मेंबर्स जो होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मेंबर्स होते हैं और बाकी के 3 मेंबर्स जो हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट या फिर उनके द्वारा रिकमेंडेड किए जो लोग हैं ये 3 मेंबर्स होते हैं. तो टोटल 6 मेंबर्स. और जब भी MPC कोई डिसीजन लेता है तो वोटिंग से डिसीजन लिया जाता है, राइट. इन केस के वोटिंग इन द सेंस के जो मेंबर्स होते हैं वो या तो लेट्स से रेपो रेट की बात करें तो कहेंगे कि हाँ रेपो रेट को इंक्रीज करना है, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि रेपो रेट को इंक्रीज नहीं करना है, या फिर जैसा है वैसे ही रहने देना है, व्हाटएवर इट इज, राइट. तो अगर इसमें मैक्सिमम मेंबर्स यस कहते हैं तो फिर वो रेट इंक्रीज हो जाता है, मैक्सिमम मेंबर्स नो कहते हैं तो फिर वो रेट इंक्रीज नहीं होता है. लेकिन अगर ऐसे क्योंकि यहाँ पर 6 मेंबर्स हैं तो अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि 3 मेंबर्स कहते हैं यस और 3 मेंबर्स कहते हैं नो, तो उस समय पर क्या होगा दोस्तों. MPC जो हैं उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो है वो भी इसके मेंबर होते हैं. तो फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं वो जो भी डिसीजन लेंगे वो फाइनल माना जाता है अगर ऐसी टाई अप वाली सिचुएशन होती है तो तब, ठीक है. तो यहां पर क्या हुआ है कि 4 मेंबर्स जो है उन्होंने कहा कि रेपो रेट को इंक्रीज किया जाए 0.25% से, और 2 मेंबर्स असीमा गोयल और जयंत वर्मा जो है उन्होंने कहा कि रेपो रेट को इंक्रीज नहीं करना चाहिए. लेकिन फाइनली क्योंकि 4 मेंबर्स मैक्सिमम मेंबर्स ने ये कहा कि इंक्रीज करना चाहिए तो ये इंक्रीज हो चुका है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो हैं उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जिसकी शुरुआत होगी 1 अप्रैल 23 से, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी ये जो इन्फ्लेशन है ये 4% से ज्यादा रहेगा. उसके पीछे कुछ रीजंस बताए हैं, रिस्क्स जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नजर आ रहे हैं. तो उसमें से नंबर 1 है जियोपॉलिटिकल टेंशंस. हैज बीन ओके, ये रशिया और यूक्रेन के बीच में जो अभी युद्ध चल रहा है, तो इसमें लेटेस्ट खबर ये भी आ रही है कि जो ऋषि सुनाक हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर, तो उनको मिलने के लिए वोलोदिमीर जेलेंस्की यानी कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट वहां पर गए यूके, और अब यूके जो हैं वो हेल्प करेगा यूक्रेन की उनके पायलट्स को, और जो नेटो हैं उनके जो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट हैं तो उनकी ट्रेनिंग जो है वो यूक्रेन के एयरफोर्स पायलट्स को दी जाएगी. तो दिस इज जस्ट वन स्मॉल थिंग कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो हैं वो और ज्यादा बढ़ सकते हैं. फिर ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट जो है इसमें अप्स एंड डाउन्स होने के चांसेस हैं. ऑयल की प्राइस जो है, राइट, ये भी काफ़ी वॉलेटाइल हैं, ये भी अप डाउन हो सकती हैं. और ऑयल को निकाल दे, नॉन ऑयल कमोडिटीज़ जो हैं इनकी प्राइसेस, फूड एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं तो इनकी प्राइस में भी वॉलेटिलिटी यानी कि अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं. तो ये कुछ बड़े बड़े ग्लोबल रिस्क हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो नेक्स्ट ईयर 4% से ज़्यादा रहेगा. शक्तिकांता दास जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं उन्होंने ये कहा कि ये जो कोर इन्फ्लेशन है,
कोर इन्फ्लेशन को कई बार अंडरलाइंग इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। दो नाम है, सेम मतलब है, राइट। या तो इसको आप कोर इन्फ्लेशन कहें या अंडरलाइंग इन्फ्लेशन कहें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर इन्फ्लेशन? कोर इन्फ्लेशन जो होता है उसका बहुत ही सिंपल मतलब है, यू नो वेरी वेल, कि इन्फ्लेशन का मतलब ये है ओवरऑल महंगाई का बढ़ना, राइट। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? सारी अलग अलग चीजों की प्राइस जब बढ़ती है तो हम उसको कहते हैं इन्फ्लेशन हुआ। अगर टमाटर के दाम 10 रुपए किलो हैं और कल वो 12 रुपए हो जाए, सिर्फ टमाटर के दाम जो हैं वो इंक्रीज होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इन्फ्लेशन हुआ, राइट। उसमें प्राइस अप्स एंड डाउन होती रहती है, लेकिन ओवरऑल वेजिटेबल्स के प्राइस इंक्रीज हो गए, फ्रूट्स की प्राइस इंक्रीज हो गई, एडिबल ऑयल जो खाद्य तेल है उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई, कपड़ों की प्राइस इंक्रीज हो गई, इलेक्ट्रिसिटी में उछाल आया प्राइस में। तो सारी चीजों में जब उछाल आता है तब हम उसको इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है, समझ गए ना? अब दिस इज जस्ट वन रफ एग्जांपल। अब कोर इन्फ्लेशन जो है उसमें फूड और फ्यूल को कैलकुलेट नहीं किया जाता। ये दो चीजों को छोड़ दे तो बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी एक एवरेज निकाली जाती है और उससे हमें कोर इन्फ्लेशन मिलता है। क्योंकि फूड और फ्यूल कैसा है कि फ्यूल देखिए, इसमें डिमांड एंड सप्लाई की इंपैक्ट बहुत ज्यादा होती है। प्रोडक्शन हुआ नहीं हुआ, कोई इश्यू हुआ तो ये अप एंड डाउन चलता रहता है। फूड का भी सीजन के हिसाब से है, राइट। कोई अच्छी सीजन है तो अच्छी फसल होगी, कहीं पर बाढ़ आ गई तो नहीं, तो ये इसमें भी ऐसे अप्स एंड डाउन्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो दैट्स द रीजन कि जो बाकी की चीजें हैं जो जनरली स्टैटिक होती हैं, राइट, जनरली इसमें इतनी वॉलेटिलिटी नहीं होती है। तो ऐसी स्टेबल या फिर स्टैटिक चीजों की प्राइस जब अप रहती है, थोड़ी ज्यादा रहती है, तो हम कहते हैं कि कोर इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो दिस इज द थिंग कि कोर इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा है, ये अभी स्टिकी है, ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है, एंड दिस इज ए कंसर्न फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये थोड़ी चिंता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हो रही है कि कोर इन्फ्लेशन कम होना चाहिए। कोर इन्फ्लेशन अगर धड़ाधड़ कम होने लगा तो फिर रेपो रेट जो है उसको भी कम किया जा सकता है। अभी क्रूड ऑयल की बात करें तो एवरेज ग्लोबल प्राइस जो है वो $95 पर बैरल चल रही है, और एमपीसी जो है उसका कहना यह है कि रिटेल इन्फ्लेशन नेक्स्ट ईयर की, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से जो स्टार्ट होगा, तो 5.3% एवरेज रहेगी इन्फ्लेशन की नेक्स्ट ईयर से। जीडीपी ग्रोथ के बारे में ये बताया कि नेक्स्ट ईयर हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6.4% रहेगा। अब इसको देख लेते हैं, ये 5.3%। अब देखिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर जो एक आपको बार चार्ट नजर आ रहा है, तो ये फाइनेंशियल ईयर 2022 को देखिए, उसके सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर को। तो इन्फ्लेशन जो है वो कैसे बढ़ा, यहाँ पर 5.1%, फिर 5%, फिर 6.3%, फिर अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके फर्स्ट क्वार्टर में 7.3% तक पहुंच गया, फिर थोड़ा कम हुआ 7%, एंड देन 6.1%, एंड फाइनल जो ये लास्ट क्वार्टर है जो अभी चल रहा है, राइट, वी आर इन फेब्रुवरी, जनवरी, फेब्रुवरी और मार्च 2023, तो दिस इज द फाइनल और द फोर्थ क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2024 को खत्म होगा, तो उसकी एवरेज जैसे हमने देखी अभी कि इट्स गोइंग टू बी 5.3%, बिकॉज पहले क्वार्टर में 5%, सेकंड में 5.4, 5.4 एंड 5.6%। ये एक एस्टिमेशन जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, ठीक है। ऑल इज वेल ऑन मिंट स्ट्रीट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने यह बताया है कि भारत की जो बैंक्स हैं और एनबीएफसीज हैं, इनका एक्सपोजर जो अदानी ग्रुप में है, यानी कि अदानी के शेयर्स जो हमारी एनबीएफसी और बैंक्स के पास हैं, जो लोन्स उन्होंने दी हैं, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। सारी चीज़ें जो हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से बैंक्स ने और एनबीएफसीज ने की हैं, राइट। और उन्होंने ये भी बताया कि आज हमारी जो बैंक्स हैं उनकी स्ट्रेंथ, साइज और रेजिलियंस जो है वो काफ़ी बड़ी है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और कोई ऐसे इंडिविजुअल केस, अदानी वाला केस जो है, इससे ऐसा नहीं होगा कि हमारी फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जब भी बैंक किसी को पैसे देती हैं, जब लोन देती हैं, तो ऐसा नहीं देखा जाता कि उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, राइट। बैंक्स जो है वो ये देखती हैं कि कंपनी की स्ट्रेंथ कैसी है, कंपनी के फंडामेंटल्स जो हैं
वो कैसे हैं। अगर वो स्ट्रांग होते हैं तो फिर बैंक जो है वो लोन देती है, और अगर कोई नया प्रोजेक्ट है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, तो फिर बैंक ये देखती है कि कैश फ्लो जो है वो कितना रहेगा, एक एस्टिमेटेड या फिर एंटिसिपेटेड कैश फ्लो जो है वो कितना रहेगा। तो ऐसे आधारों पर बैंक्स जो है वो लोन देती है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो बैंक्स हैं, हर एक बैंक की अपनी खुद की अप्रेजल सिस्टम होती है, राइट। तो ये अप्रेजल मेथड जो है हमारे इंडियन बैंक्स की, वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इम्प्रूव हुई है पिछले कुछ कुछ सालों में, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लैरिफिकेशन दिया है। अब अगर आप एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस वाली सीरीज फॉलो कर रहे हैं, तो हमने देखा था कि सेबी जो हैं उनको भी इस प्रकार के क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत है। अभी सेबी की तरफ से इतने कोई खास कॉन्फिडेंस स्टेटमेंट्स नहीं आए हैं। E20 ब्लेंडेड पेट्रोल, अभी हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक सर्वे में, बात कर रहे थे, या फिर हम इकोनॉमिक सर्वे या फिर बजट में ये टॉपिक आया था कि भारत जो है वो अभी 10% जितना इथेनॉल पेट्रोल के साथ ब्लेंड करता है, और सरकार ने टारगेट रखा है कि हम 20% जितना इथेनॉल जो है वो पेट्रोल के साथ ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पर एक अच्छी खबर ये आ रही है कि जीओबीपी यानी कि रिलायंस और ब्रिटिश पेट्रोलियम, इनके जो पेट्रोल पंप्स अलग अलग जगहों पर खुले हैं हमारे देश में, तो इन्होंने E20 पेट्रोल जो है वो अनाउंस किया है। और ये हमारे देश की पहली ऐसी कंपनी है, फ्यूल रिटेलर कंपनी है, जो 20% इथेनॉल 80% पेट्रोल के साथ ब्लेंड करके बेचेगी। तो इसको E20 ब्लेंडेड पेट्रोल कहते हैं। और स्टार्टिंग में वे सारी कार्स या फिर व्हीकल्स जो E20 पेट्रोल कंपेटिबल हैं, तो उनको ये फ्यूल प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारे आउटलेट्स में नहीं, कुछ सिलेक्ट जीओबीपी आउटलेट्स में ये फ्यूल अवेलेबल होगा, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे देश में इसको अवेलेबल करवाया जाएगा। E20 फ्यूल जो है, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। एक तो ये है कि हमें कम पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़ता है, तो हमारा जो ऑयल इंपोर्ट का कॉस्ट है वो कम होगा, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंप्रूव होगी, लोअर कार्बन एमिशन होगा, फूड जो डैमेज्ड फूड ग्रेन्स हैं उनका हम सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, किसानों की इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और इसके साथ साथ ग्रेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी क्रिएट होगी। गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा था वो ये था कि 2030 तक हम 20% ये E20 फ्यूल जो है वो 2030 तक अचीव करेंगे, लेकिन अभी सरकार ने इसको रिवाइज करके 2025 कर दिया है, यानी कि 2025 तक हमारे देश में 20% ये E20 पेट्रोल जो है वो हर जगह पर लगभग मिलेगा। सेटल डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, वेंसडे को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक ड्राफ्ट स्कीम निकाली है। इट्स फॉर सेटलमेंट ऑफ पेंडिंग डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसका नाम है विवाद से विश्वास 2 कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स स्कीम। और इसमें क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उनको एक सेटलमेंट अमाउंट जो है वो ऑफर की जाएगी, राइट। अगर कोई कोर्ट का या फिर आर्बिट्रल ऑर्डर जो है वो आ चुका है किसी डिस्प्यूट को लेकर, तो 80% जितनी अमाउंट जो है वो कोर्ट के ऑर्डर पर, और 60% जितनी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पर अमाउंट दी जाएगी कॉन्ट्रैक्टर्स को। अगर कोई लिटिगेशन जो है वो चल रहा है और फिजिकल एक्टिविटीज जो है उस कॉन्ट्रैक्ट की वो बंद हो चुकी है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो टर्मिनेट किए गए हैं, तो फिर 30% जितना जो नेट क्लेम है उसका 30% अमाउंट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को दिया जा सकता है। अगर लिटिगेशन चल रहा है और फिजिकल एक्टिविटीज जो हैं ये चल रही हैं, तो 20% जितना दिया जा सकता है। और जिन केसेस में अगर क्लेम की अमाउंट 500 करोड़ रुपीस से ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर अगर प्रोक्योरिंग एंटिटीज़ यानी कि जो ये कंपनी है, सरकार की कंपनी या फिर सरकार जो है वो अगर चाहती है कि इसको एक्सेप्ट ना किया जाए, ये सेटलमेंट रिक्वेस्ट को जो कॉन्ट्रैक्टर रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको एक्सेप्ट ना किया जाए, तो फिर इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन ये अप्रूवल जो है वो सेक्रेटरी ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्री या फिर उसके डिपार्टमेंट से लेना पड़ेगा। अगर कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है तो फिर उसके सीईओ से ये एक परमिशन जो है उनको रीजंस यहाँ पर फाइल करने पड़ेंगे। तो अगर ये चीज़ की जाए तो फिर इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। और एक चीज़ की और क्लैरिफिकेशन दी है कि ये सिर्फ डोमेस्टिक केसेस पर एप्लीकेबल है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन या फिर केसेस जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में चल रहे हैं तो उस पर ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। और जेम पोर्टल जो है वो इसको हैंडल करेगा। पाम ऑयल की बात करें तो इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल एक्सपोर्टर है
और इंटरनेशनल पाम ऑयल की प्राइस जो है वो वॉलेटाइल हो चुकी है, राइट। तो थोड़े बहुत अप डाउन हमें देखने को मिला है। उसके पीछे रीज़न यह है कि इंडोनेशिया की सरकार ने ये कहा है कि नेक्स्ट मंथ जो रमज़ान का महीना है, तो रमज़ान के महीने में इंडोनेशिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है, राइट। यानी कि सबसे ज़्यादा मुसलमान जो है वो इंडोनेशिया में रहते हैं। तो इंडोनेशिया में रमज़ान की वजह से, फेस्टिवल और ये सारी सीजन्स की वजह से कुकिंग ऑयल की जो प्राइस है या फिर उसकी डिमांड है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, तो उसकी प्राइस भी अब जाएगी। तो इसको कंट्रोल में रखने के लिए एक्सपोर्ट्स जो है उन पर कर्ब करने की कोशिश इंडोनेशिया सरकार ने की है। लेकिन ये बहुत बड़ी मात्रा में पाम ऑयल को एक्सपोर्ट करता है, तो दुनिया पर इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकती है। इंडोनेशिया की सरकार की एक डोमेस्टिक मार्केट ऑब्लिगेशन पॉलिसी इसमें ऐसा है कि अगर कोई पाम ऑयल मैन्युफैक्चरर हैं इंडोनेशिया में, तो फिर इनको जो भी चीज़ें वो जितनी क्वांटिटी वो डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहा है उससे 6 गुना ज़्यादा आइटम्स जो है उसको एक्सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, अगर आप 1 लीटर या फिर 1 टन इंडोनेशिया में बेचते हैं तो फिर आपको 6 टन एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी जा सकती है। तो ये जो अभी डोमेस्टिक मार्केट ऑब्लिगेशन पॉलिसी है, राइट, तो इट्स बेसिकली ये थोड़ा रिस्ट्रिक्शन जैसा है कि आप यहाँ पर बेचे पहले फिर बाहर बेच सकते हैं। तो इसकी वजह से एक्सपोर्ट्स जो है वो थोड़े कम हो सकते हैं। अब इंडिया के लिए ये थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि इंडिया जो है इंडोनेशिया का लार्जेस्ट कस्टमर है व्हेन इट कम्स टू पाम ऑयल। हम एक साल में लगभग 8 मिलियन टन ये पाम ऑयल जो है वो हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। और अगर ये कर्ब्स जो है वो लॉन्ग टर्म रहे तो हमारे देश में इसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा हो सकती है। पाम ऑयल और फिर पाम ऑयल की जो प्रोडक्ट्स हैं, तो इनका इस्तेमाल साबुन, शैम्पू, बिस्किट्स, नूडल्स एक्सेट्रा में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक और चीज़ है कि पाम ऑयल जो है दोस्तों, इसको लॉन्ग टर्म तक आप स्टोर नहीं कर सकते। और ये इंडोनेशिया ने जो स्टैंड लिया है, अभी जो बात बताई है, वो सिर्फ एक महीने को लेकर है, रमज़ान को लेकर है। तो ये भी इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ थिंग, ये पूरे साल ऐसा बैन जो है वो एक्सपोर्ट पर नहीं रहेगा। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट बिग चिंता का विषय। ये थोड़े टाइम में चीज़ें जो है वो सेटल हो जाएगी। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।